हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जय प्रक्रम में मतलब उस पाचन पढ़ लिया, फिर उसके बाद से आपने उत्सर्जन पढ़ा और फिर उसके बाद से सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र हम आपको कवर करा दिए हैं। तो परिसंचरण तंत्र में मैंने आपको जिसमें जो हार्ट था, हार्ट से रिलेटेड मतलब जितने भी टॉपिक थे वो सब मैंने आपको कवर करा दिया है। आज हम जानने वाले हैं ब्लड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रक्त होता क्या है, किससे मिलकर बना होता है, तो उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देर किए हुए। तो बात करें ब्लड की, तो यानी कि ब्लड जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, रुधिर। क्या बोलते हैं? रुधिर बोलते हैं, रक्त बोलते हैं, बहुत सारे नामों से इसको हम जानते हैं। खून बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड ही है जो आपका पूरा जो भी रिलेशन है, मतलब चाहे वो माता पिता के बीच का संबंध हो, चाहे भाई बहन के बीच का संबंध हो, या फिर जो ग्लूकोज बन रहा है, या जो भी चीज़ें हमारे शरीर में हो रही हैं, ये सब इसी रुधिर के ही द्वारा होता है। मतलब सब में संबंध यही रुधिर ही बताता है। तो इसीलिए चलते हैं, जानते हैं रुधिर क्या है। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। अगर पूछ लिया कि रुधिर क्या है, तो रुधिर को कभी भी आप सेल मत कहिएगा, मतलब रुधिर कोशिका नहीं होता है। ये बहुत सारे सेल को मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। मतलब रुधिर क्या होता है, एक आपके तरल संयोजी ऊतक है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे? फ्लूइड। तो इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर कोई पूछ लिया कि रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का ऊतक है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि सबसे पहले क्या होता है, सेल बनेगा। सेल डिवाइड करके बहुत सारे जब सेल बना लेते हैं तो यही अब क्या कहलाते हैं, ये टिश्यू कहलाते हैं। तो ये क्या है, टिश्यू है। टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो अब याद हो गया होगा कि ब्लड क्या है, रुधिर क्या है, एक संयोजी ऊतक है, याद रखिएगा। और मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड देखने को मिलता है, मतलब मनुष्य के शरीर में कितना रक्त मिलता है, तो याद रखिएगा कि लगभग कितना होगा, 5 से 6 लीटर रुधिर होता है मनुष्य के शरीर में। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना है, ठीक है, तो होता है ना कि पहले डॉक्टर आपका भी तो चेकअप करेगा कि आप उसके लिए मतलब सफिशिएंट है कि नहीं। तो वो क्या होगा, तो पहले वो आपका ब्लड चेक करेगा कि आपके शरीर में कितना ब्लड है। तो याद रखिएगा, जब उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है तभी वो किसी व्यक्ति को डोनेशन करने के लिए, आप किसी व्यक्ति को दान करने में सक्षम होता है। रुधिर का अध्ययन, रुधिर के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। क्योंकि जिस प्रकार हम सारे अध्ययन को, जैसे मान लीजिए अगर हमको बायो का अध्ययन करना हो तो बायोलॉजी बोलते हैं, मतलब जीव विज्ञान के अध्ययन को हम बोलते हैं बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान हो गया। अगर ऐसे सिर्फ हम जूलॉजी का करेंगे, ठीक है, तो जूलॉजी जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वनस्पति का अध्ययन करेंगे तो वनस्पति विज्ञान। तो वैसे यहाँ पर अगर रुधिर के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो हीमेटोलॉजी। अब देखिए हीमेटोलॉजी, मान लीजिए अगर आप भूल भी गए बाई चांस, तो आपको पता है आपके शरीर में आरबीसी प्रेजेंट होता है, और आरबीसी ब्लड में क्या, कौन सा ग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इस हीमोग्लोबिन, क्योंकि मनुष्य के शरीर का रंग क्या होता है, जो मनुष्य के शरीर के जो रक्त का कलर होता है, मतलब जो रुधिर का कलर होता है वो रेड होता है, और वो रेड इसी हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है। इसीलिए इसी से हिम से ही ये शब्द लिया गया है, हिम से ही शब्द लिया गया है हीमेटो। और लॉजी मतलब जानते हैं, लॉजी मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी। तो इसीलिए रुधिर के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। इतनी बातें आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि सबसे पहले रुधिर क्या, संयोजी ऊतक, तरल संयोजी मतलब लिक्विड है, ठीक है। और मनुष्य में कितना, 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है, और इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी बोलते हैं। कुल शरीर के वजन का 7 से 8% भाग रुधिर है। कि मान लीजिए मनुष्य के शरीर का जो भी भार होगा, मतलब पूरे उसके ओवरऑल जो भी उसके वेट होंगे, उस वेट का, उस भार का 7 से 8% भाग क्या होता है, ब्लड का होता है। रुधिर का अगर पीएच पूछ लिया तो कितना होगा, 7.4 कितना होगा, 7.4। और आपको पता है 7.4 का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा
थोड़ा सा क्या होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा, बहुत ज्यादा नहीं। कितना होगा, एकदम माइन्यूट सा बेसिक नेचर ये शो करेगा। क्या होगा, बेसिक। कैसे होगा, क्योंकि आपने पीएच स्केल पढ़ रखा है, ठीक है, मैंने आपको पीएच स्केल पढ़ाया है। तो पीएच स्केल में आपको पता है 0 से लेके 14 तक नंबरिंग होते हैं और बीच में 7। तो 7 पे आपको पता है यहाँ पे कोई भी विलयन होगा वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और 7 से 0 की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये क्या शो करता है, एसिडिक, मतलब अम्लीयता शो करेगा। और 7 से 14 तक जाएंगे तो ये कैसा नेचर शो करेगा, बेसिक। तो यहाँ पे 7.4 है, मतलब 7 से थोड़ा सा आगे, मतलब 0.4। तो इसीलिए बस बहुत कम, थोड़ा सा माइन्यूट में वो क्या होता है, क्षारीय नेचर का होता है। रुधिर हमारे अस्थि मज्जा में बनता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि रुधिर कहाँ पे बनता है, तो अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपके शरीर का, ये क्या है, हड्डी है, ये बोन हो गया, ठीक है, बोन तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। इस बोन के बीच में यहाँ पर पाया जाता है बोन मैरो। यहाँ पर क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है। और इसी बोन मैरो में आपका प्रेजेंट होता है ब्लड। क्या प्रेजेंट होगा, रक्त। तो याद रखिएगा, अगर पूछ लिया गया कि जो आपका रुधिर कहाँ पे बनता है, तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो में, बोन मैरो में, ठीक है। रुधिर का बनना क्या होता है, रुधिर का बनना हम क्या बोलते हैं, हेमोपोएसिस। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि अब हर एक चीज का, किसी का कोई बनना, कोई ना कोई उसका प्रोसेस होता है। तो वैसे यहाँ पर जब रुधिर बन रहा है, मतलब ब्लड जब बन रहा है, तो ब्लड बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोपोएसिस। याद रखिएगा, ये टर्म है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रुधिर का बनना क्या कहलाता है, तो हीमोपोएसिस कहलाता है। अब जानते हैं रुधिर के घटक, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो देखिए, अब रक्त के प्रमुख 2 घटक होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं। अब देखिए, अब ये दोनों का अमाउंट कितना कितना होता है, इसको हम पहले डिटेल में जानते हैं, क्योंकि यहीं पर हम पहले आपको पूरे कंपोनेंट को बता दे रहे हैं, फिर आगे चल के एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, आपको पता है हमारे शरीर का जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। अब यहाँ पर अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप सोचेंगे ना कि हमारे शरीर का रंग, मतलब हमारे ब्लड का रंग रेड ही क्यों होता है, कोई और कलर क्यों नहीं होता है, उसको हम जानते हैं पहले। तो बात करें इसके जो प्रमुख घटक हैं, तो जो ब्लड होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक आपको अभी मैंने बताया कि एक क्या है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, रक्त कणिकाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं, या प्लेटलेट्स, कार्पसेल्स बोल सकते हैं, रक्त कणिकाएं। अब देखिए, जो आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है, वो ब्लड में 55% होता है। कितना होता है, 55% होता है। क्या, प्लाज्मा हमारे शरीर में कितना होता है, 55% होता है। और रक्त कणिकाएं जो होती है वो 45% होती हैं। तो आप सोचेंगे कि प्लाज्मा जो होता है वो तो कलरलेस होता है, थोड़ा सा येलोइश टाइप का होता है, तो क्यों हमारे शरीर, हमारे ब्लड का रंग क्यों रेड दिखाई देता है, क्यों बाकी कलर का नहीं दिखाई देता है। देखिए, इसमें जो प्रोटीन होती है, जो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, वो लगभग आपके 1 से 2% होते हैं। बाकी अमाउंट इसमें पानी होते हैं, इसके जो कंपोनेंट होते हैं, इसीलिए ये कलर नहीं शो हो पाता है, बल्कि आरबीसी का हीमोग्लोबिन इसमें आके क्या करे, जब दोनों मिक्स होते हैं तो इसलिए ब्लड का कलर क्या दिखाई देता है, यहाँ पर रेड कलर दिखाई देता है। अब जो आपके ये रक्त कणिकाएं हैं, ये भी 3 भागों में इनको भी फिर से बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं, एक आपका होता है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा है प्लेटलेट्स।
ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे प्लेटलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए जो प्लाज्मा है 55% जान गए, रक्त कणिकाएं 45%। अब ये रक्त कणिकाएं भी WBC, RBC और प्लेटलेट्स में डिवाइड हैं। RBC मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल रुधिर कणिकाएं। फिर WBC मतलब व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, या इसी को बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। अब प्लेटलेट्स को हम प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका RBC है, RBC अकेले ही ये कितना होता है आपका 41% होता है। RBC कितना होता है अकेले ही 41% होता है। बाकी के जो 4% बचते हैं वो WBC और प्लेटलेट्स ये दोनों मिलकर ब्लड का भाग बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो WBC है इसको भी आगे दो भागों में बांटा गया है। तो जो WBC है आगे के दो भागों में बटा हुआ है। तो एक को बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट, एक क्या है, चाहे आप ग्रैन्युलोसाइट बोलिए या ग्रैन्युलोसाइट। तो एक आपका होता है ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट, और दूसरा होता है ए ग्रैन्युलोसाइट या ए ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका ग्रैन्युलोसाइट है इसको भी फिर से तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं इसको हम आगे यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। कौन, ये जो ग्रैन्युलोसाइट है। तो ग्रैन्युलोसाइट को आगे हम बांटते हैं किसमें, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, और फिर है आपका इओजिनोफिल, फिर आपका बेसोफिल्स, ठीक है। और जो आपका ए ग्रैन्युलोसाइट है ये भी दो भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है, एक है लिम्फोसाइट, दूसरा है मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट। नीचे पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, इसलिए हम फिर से नाम पढ़ के बता दे रहे हैं आपको। देखिए जो प्लाज्मा, जो आपका ब्लड है वो दो भागों में, मतलब जो ब्लड के कंपोनेंट हैं वो दो भागों में बेसिकली बटे हुए। एक आपका होता है प्लाज्मा 55%, रक्त कणिकाएं 45%, ठीक है। अब ये जो रक्त कणिकाएं हैं ये फिर से तीन भागों में बांटा गया है। एक RBC, दूसरा WBC, तीसरा प्लेटलेट्स। अब जो RBC है वो अकेले इस रक्त कणिकाओं का 41% है, मतलब 41% है। बचे 4%, ये 4% WBC और प्लेटलेट्स दोनों मिलकर बनाते हैं। अब ये जो WBC है इसको फिर से आगे दो भागों में बांटा गया है, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। अब जो आपका ग्रैन्युलोसाइट है वो फिर से तीन भागों में बांटा गया, न्यूट्रोफिल, इओजिनोफिल और बेसोफिल। क्योंकि देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि जो आपका न्यूट्रोफिल या इओजिनो या बेसोफिल है वो किसके प्रकार हैं, तो याद रखिएगा WBC का, या तो WBC या तो ग्रैन्युलोसाइट, मतलब WBC के ग्रैन्युलोसाइट का भाग है। कभी भी RBC का मत बोलिएगा, ठीक है। और यहीं पर फिर ए ग्रैन्युलोसाइट में आपके लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हैं पूरे रुधिर के घटक जिसमें कि हम सबको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस चार्ट को एक बार जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रमुख जो दो घटक है प्लाज्मा है और रक्त कणिकाएं हैं। और प्लाज्मा को मैंने बताया है कितना होते हैं 55%, और रक्त कणिकाएं 45%, ठीक है। आगे चलें, एक टर्म आता है सीरम। क्या होता है सीरम? सीरम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कभी कभी देखा होगा जो हमारा ब्लड, अगर मान लीजिए शरीर कहीं पे भी कोई भी बॉडी पार्ट कुछ भी अगर कट जाता है, कहीं पे कट हो जाएगा, चोट लग जाएगा कुछ भी, तो ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग के कुछ समय बाद, मतलब जब रुधिर बहने लगेगा तो कुछ समय बाद देखते हैं वो जम जाता है, मतलब वहां पे रुधिर का थक्का बन जाता है। तो आपको पता है रुधिर में कुछ क्या होते हैं, उसमें जमावट कारक प्रेजेंट होते हैं जो कुछ समय बाद क्या करते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं और ब्लड को रुकना बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कंटिन्यू हमारे शरीर से ब्लड क्या होगा, बाहर निकलता रहेगा। तो उसके लिए क्या होते हैं, ब्लड में कुछ जमावट कारक होते हैं, जो जैसे आपका प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। अभी जो जमावट कारक हैं अगर मान लीजिए उनको रुधिर से अलग कर दिया गया तो उसी को बचे हुए जो आपके ब्लड के कंपोनेंट है उन्हीं को हम बोलते हैं सीरम। तो क्या है, जैसे मान लीजिए
ये कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये कोई टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में आपका प्रेजेंट है पूरा ब्लड, पूरा रक्त है और इस रक्त से इसमें जो भी जमावट कारक हैं, मतलब जो भी इस ब्लड को जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम क्या बाहर निकाल देंगे। जो जमावट कारक हैं, जमावट कारक है, उनको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो जब वो बाहर निकल जाएंगे तो इसमें जो भी अब ब्लड का जो भी इसमें हिस्सा बच रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। तो रक्त में सीरम वह घटक है जिसमें रक्त कोशिकाओं और रक्त का थक्का बनाने वाले क्या है, कारकों को पूर्ण रूप से इसमें अभाव होता है, मतलब रक्त कारकों का पूर्ण रूप से अभाव होता है, यानी कि इसमें जो जमावट कारक है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो भी बचते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, सीरम कहलाते हैं। अब चलिए ब्लड के जो कंपोनेंट है एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा, तब जाके हम पढ़ेंगे ब्लड कार्पसेल्स। तो आज हम पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा को। तो प्लाज्मा क्या होता है, पीले रंग का क्षारीय द्रव है, 90% जल और 10% प्रोटीन। क्योंकि यहाँ पर जो पीले रंग का ये होता है, लेकिन ब्लड का कलर पीला क्यों नहीं दिखाई देता। मान लीजिए अब क्या रहा, 90% इसमें वाटर है, ठीक है, इसमें अगर 90% जल है, अब इस 90% जल में अगर कोई येलो कलर, मान लीजिए जो 10% प्रोटीन है, ठीक है, येलो कलर का, वो इसमें मिक्स कर दिया जाए तो भी ये क्या होंगे, थोड़ा सा एकदम हल्का सा बस पीला, मतलब हल्का सा येलोइश दिखाई देंगे। इसीलिए ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, ना कि पीले रंग का होता है। फिर और इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन है, ये एक प्रकार का क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है जो एंटीबॉडी या जमावट कारक या इम्यूनोग्लोबिन या फिर एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन, मतलब ये सब इसके क्या हैं, घटक है जो इसका 7% हिस्सा बनाते हैं। बाकी 1% हार्मोन, विटामिन, नमक, एंजाइम और अन्य महत्वपूर्ण यौगिक इसमें पाए जाते हैं। यह कुल रक्त का 55% होता है। अभी मैंने बताया कि प्लाज्मा जो होता है वो पूरे ब्लड का 55% होता है। अब रुधिर कणिकाएं जानेंगे। तो रुधिर कणिकाओं में भी आपको पता है, उसको भी 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा, एक आपका था लाल रक्त कणिकाएं जिनको हम शॉर्टकट में आरबीसी बोलते हैं, दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको डब्ल्यूबीसी, और तीसरा था प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते थे। अब देखिए, अब जो लाल रक्त कणिका है इसका कभी जरूरी नहीं है कि आपको लाल रक्त कणिका या आरबीसी का फुल फॉर्म पूछा जाए, ऐसा नहीं है। इसका जो दूसरा नाम होता है उस नाम से अब इसके क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो आरबीसी है इसी को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। याद रखिएगा, आरबीसी को ही हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। याद रखिएगा। अब ये सोचिए कि अब आप कहेंगे कि इसका हिंदी नेम, देखिए इरिथ्रोसाइट हिंदी में भी इरिथ्रोसाइट बोलते हैं और इंग्लिश में भी इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। अगर आपको हिंदी में भी लिखना हो तो इसको जैसे ये लिखा है ये सेम आपके हिंदी में भी होते हैं। तो इरिथ्रोसाइट हिंदी में है, ल्यूकोसाइट हिंदी में और थ्रोम्बोसाइट, मतलब ये इनका इंग्लिश कहिए या हिंदी कहिए सेम यही नाम होते हैं। तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा, जो तीनों प्रकार के आपके रक्त कणिकाएं हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स। तो इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। यह लाल अस्थि मज्जा में बनता है। और आपको मैंने बताया है कि अस्थि मज्जा क्या होता है, क्योंकि जो हड्डी होती है, बोन होती है, उसमें जो बीच में जो थोड़ा सा आपका लिक्विड पोर्शन होता है उसी को बोलते हैं बोन मैरो, मतलब अस्थि मज्जा, और उसी में प्रेजेंट होता है आपका लाल रक्त कणिका। स्तनधारी में के आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होते हैं, अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो देखिए, जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं, उनमें जो आरबीसी पाया जाता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन 2 यहाँ पे अपवाद हैं, 2 एक्सेप्शन है, जैसे कि एक आपका हो गया ऊंट और एक आता है लामा, ठीक है। ये 2 ऐसे जंतु हैं जिनके आरबीसी में क्या होगा, न्यूक्लियस उपस्थित होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण हमारे रक्त का रंग क्या होता है, लाल दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, देखिए अब आरबीसी 45% पाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, और जो आपका
प्रोटीन था, मतलब जो आपका प्लाज्मा था वो 55% था, लेकिन 55% में भी वो सिर्फ 10% ही उसमें येलो कलर का जो प्रोटीन था वो प्रेजेंट था। तो इसीलिए अब कहाँ 10% आपका प्रोटीन और कहाँ पे हीमोग्लोबिन 55%, तो किसका कलर प्रभावी होगा? हीमोग्लोबिन का। इसीलिए रक्त का कलर क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा कि आरबीसी के ही कारण, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन के ही कारण ब्लड का कलर क्या होता है? रेड दिखाई देता है। और एक पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा, जरूर से जरूर इसको नोट करिएगा, केचुए में आरबीसी अनुपस्थित होता है। अब आप कहेंगे केचुए में आरबीसी अनुपस्थित है, फिर भी केचुए का जो ब्लड होता है, यानी कि केचुए का जब कलर आप शरीर देखेंगे तो रेडिश टाइप का दिखाई देता है, क्योंकि उसका ब्लड रेड दिखाई देता है। तो आप सोचेंगे जब आरबीसी है ही नहीं तो ये रेड क्यों दिखाई देता है? तो देखिए, केचुए में आरबीसी नहीं है लेकिन हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और जो केचुए का हीमोग्लोबिन है वो डायरेक्ट प्लाज्मा में ही डिसॉल्व हो जाता है, मतलब डायरेक्ट प्लाज्मा में ही क्या होता है? घुल जाता है। इसी के कारण केचुए का शरीर भी क्या होता है? रेड दिखाई देता है। तो केचुए में आरबीसी क्या होता है? अनुपस्थित होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में, यहाँ पे मैं कर दीजिएगा, प्लाज्मा में घुले होने के कारण केचुए के रक्त का लाल रंग दिखाई देता है, मतलब केचुए का रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अभी कौन कौन से कंपोनेंट हैं, क्यों शरीर का रंग लाल दिखाई देता है, वो आप यहाँ पे जान लिए। अब जानेंगे लाल रुधिर कणिकाओं की जीवन अवधि, क्योंकि हर किसी की लाइफ साइकिल होती है, हर किसी का लाइफ स्पॉन होता है, क्योंकि एक समय बाद हर कोई नष्ट होता है। वैसे यहाँ पे भी आरबीसी भी नष्ट होता है, ऐसा नहीं है कि आरबीसी हमेशा पड़ा रहता है, नष्ट होता है फिर से दूसरा आरबीसी बनता है। तो इसके जीवन अवधि की बात करें तो मनुष्य में 120 दिन का होता है, मतलब जो आपका आरबीसी है 120 दिन में क्या होगा? वो 120 दिन तक जीवित रहता है, घूमता फिरता है। ठीक है, फिर 120 दिन बाद वो नष्ट हो जाता है, फिर से दूसरा आरबीसी बनना शुरू हो जाते हैं। मेढक में 100 दिन, क्योंकि देखिए सबके अलग अलग जीवन अवधि है आरबीसी के, सबके शरीर में। मेढक में कितना होता है? 100 दिन का होता है। और सबसे कम खरगोश में कितने दिन का होता है? 8 दिन का। तो देखिए मनुष्य में 120 दिन बाद आरबीसी प्लीहा में नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये होता है ना क्वेश्चन कि नष्ट कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा प्लीहा में। कहाँ पे? प्लीहा, मतलब जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा में नष्ट होता है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है कि आरबीसी जो है वो कहाँ पे नष्ट होता है, तो प्लीहा में। इसीलिए पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं। और देखिए प्लीहा को ही कब्रिस्तान भी बोलते हैं, लेकिन प्लीहा को ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे आरबीसी जब मान लीजिए नष्ट होना है, जब वो प्लीहा में जाते हैं तो ये नहीं है कि तुरंत नष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए इन केस वो जैसे प्लीहा में पड़े रहते कुछ समय के लिए, तो अगर इमरजेंसी में किसी को आरबीसी की आवश्यकता होती है व्यक्ति को, तो फिर से वो क्या होते हैं? वो फिर से सक्रिय होकर फिर से उनको ब्लड सप्लाई करने लगते हैं, आरबीसी सप्लाई करने लगते हैं। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि तुरंत जाते ही नष्ट नहीं होते, कुछ समय के लिए उसमें क्या होते हैं? स्टोर भी रहते हैं, इसीलिए बैंक कहलाते हैं ब्लड के। ठीक है, तो याद रखिएगा आरबीसी का कब्रिस्तान और आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहेंगे? प्लीहा को कहते हैं। अब जानते हैं लाल रक्त कणिकाओं के काम क्या है। तो शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है और फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, ताकि हम आसानी से सांस ले सकें। क्योंकि आपने श्वसन पढ़ रखा है तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेकर आती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे शरीर से बाहर रिलीज होता है। तो ये क्या करेगी? जो भी टिश्यू है हमारे शरीर के, वहाँ से वो ऑक्सीजन को लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी? बाहर निकालती है। तो ये हो गया लाल रक्त कणिकाओं से जितने भी उसके उपयोग थे। अब जानते हैं
आरबीसी से संबंधित बीमारियां, क्योंकि कुछ बीमारियां भी हैं जो आरबीसी से संबंधित है, मतलब लाल रक्त कणिकाओं से संबंधित कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं, तो उनको भी हम जान लेते हैं। क्योंकि आज के सेशन में हम आरबीसी को पढ़े हैं, नेक्स्ट सेशन में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो आरबीसी से संबंधित बीमारियों में सबसे पहला आपका आता है हीमोग्लोबिन की कमी। अगर मान लीजिए शरीर में, किसी व्यक्ति के शरीर में किसकी कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो हम उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति में क्या हो गया है, एनीमिया हो गया। वैसे एनीमिया और भी जैसे विटामिन B6, B12 के भी कारण होता है, लेकिन अगर ब्लड के केस में पूछा जाए तो किसकी कमी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। फिर है लाल रक्त कणिका की कमी। देखिए हीमोग्लोबिन अलग चीज है, लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी टर्म अलग चीज है। अभी मत सोचिएगा कि हीमोग्लोबिन की कमी के भी कारण एनीमिया और आरबीसी की भी कमी के कारण एनीमिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया और आरबीसी की कमी से होता है इरिथ्रोसाइटोपेनिया। क्या होता है, इरिथ्रोसाइटोपेनिया। मान लीजिए अगर आपको नाम नहीं भी याद होता है तो आपको पता है आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट है। तो इरिथ्रोसाइट की कमी होगी तो इरिथ्रोसाइटोपेनिया, ठीक है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। तो किसके कमी से, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आरबीसी से पूछेगा तो इरिथ्रोसाइटोपेनिया और हीमोग्लोबिन की कमी से पूछेगा तो एनीमिया, ठीक है। आरबीसी की अधिकता, अब ऐसा नहीं है कि आरबीसी कम है तो ही बस बीमारी होगी। अगर आरबीसी अधिक भी होती है, क्योंकि आप जानते हैं मानव शरीर में किसी भी चीज़ की अधिकता हुई या कमी हुई, दोनों ही आपके लिए क्या है, नुकसानदायक है। मतलब किसी भी चीज़ की ना ही अधिकता अच्छी है, ना ही किसी चीज़ की कमी अच्छी है। तो यहाँ पर अगर आरबीसी की अधिकता हो गई तो क्या व्यक्ति को हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया। याद रखिएगा क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया। अधिकता हुई तो पॉलीसाइथीमिया और कमी हुई तो इरिथ्रोसाइटोपेनिया। तो ये हो गया आरबीसी से संबंधित जो भी आपके बीमारियां थी। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।